बटेला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि पहला सेट जो है सेट नंबर 1 पहला सेट जो मैंने सेट नंबर 1 करा दिया है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। अब करेंगे विज्ञान का सेट नंबर 2 2025 824 सीखे। इसके बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। ये जो खंड आपका दे रखा है बहुविकल्पी प्रश्न भाग फर्स्ट, तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न संख्या 1 दिया है, इसमें कह रहा श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है, सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। तो सबसे पहले कह रहा श्वेत प्रकाश की किरण कांच से एक त्रिभुजाकार कांच बना लेना है, जिसे प्रिज्म कहते हैं। इससे जब गुजरेगा तो किरण अपने यहाँ पे देख लेते हैं। सेट नंबर आपका कौन सा? सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 2 कहेगा विज्ञान का। अब इसमें कह रहा है कि एक प्रिज्म बनाते हैं। प्रिज्म बनाने के बाद यहाँ से एक प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश किरण यहाँ से गुजारेंगे तो ये आपका नहीं 7 रंगों में विभाजित होगा। कितने रंगों में विद्यार्थियों? 7 रंगों में। कितने रंगों में? 7 रंगों में। VIBGYO आपका हो जाएगा R, यानी विबगौर। विबगौर का मतलब होता है सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका होगा? बैगनी का। किसका होगा? बैगनी का। बैगनी के बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज़्यादा विक्षेपण होगा बैगनी का। किसका होगा? बैगनी का। तो आपका इसके क्या कह रहा है इसमें? श्वेत प्रकाश किरण ये आपका बैगनी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा विक्षेपण किस रंग का होगा? बैगनी का होगा। तो पहले का सी हो जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जो सूर्योदय होता है सूर्यास्त के समय और सुबह और शाम किस रंग का दिखता है? तो आपका रक्ताभ। रक्ताभ का मतलब होता है लाल कलर का। किस कलर का? लाल कलर का। तो दूसरे का आपका हो जाएगा बी नंबर। तीसरा जो आपका प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती है। तो कहाँ पे जब प्रकाश किरण गुजरेगी अवतल दर्पण पर? आपका गुजरेगा तीसरे का आपका हो जाएगा सी नंबर। नहीं, तीसरे का आपका हो जाएगा, यहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ पे आपका सी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका सी नंबर हो जाएगा दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र से होकर जब गुजरेगी तभी यहाँ पे क्या पुनः उसी मार्ग पर वापस आ जाएगी। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है किसी वस्तु का सीधा आभासी व छोटा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा? सबसे पहले कह रहा है वस्तु से छोटा अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा वहाँ पे कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा अवतल लेंस का। नहीं तो चौथे का क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। चौथे का बी नंबर होगा। सी नंबर देखते हैं। चौथे का बी नंबर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा जो आपका क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई होती है। विद्युत धारा की इकाई, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। पांचवे का आपका बी हो जाएगा। वोल्ट होता है विभवांतर का, ये होता ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। मैंने चारों बता दिए। छठवां नंबर कह रहा है एक समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितना गुना होगा? तो आपका हो जाएगा 3 गुना। कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो आपका छठवां क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, 3 गुना। इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ मैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर छठवां दिया है कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध क्या है आपका? समान प्रतिरोध। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर किसके हो जाएगा? R के हो जाएगा। अब ये किस क्रम में जुड़े हैं? आपके श्रेणी क्रम में जुड़े। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे हमने मान रखा क्या? यहाँ पे R डैश मान लेते हैं। तो R1 का मान भी R है, तो यहाँ पे R प्लस R। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 3R। तो आपका कितना गुना हो गया? 3 गुना। कितना गुना हो गया? 3 गुना। अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 7वां जो है कह रहा है एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। तो आपका सीधे धारावाही चुंबकीय क्षेत्र हो तो ये वृत्ताकार, हमेशा कौन सा? वृत्ताकार, यानी 7 का आपका डी हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार।
अब भाग सेकंड आते हैं। भाग सेकंड जो आपका कह रहा है, खाने के सोडा का सूत्र लिखिए। खाने का सोडा यानी मीठा सोडा भी बोलते हैं इसको। आपको क्या, आप क्या बोल सकते हैं इसको, मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा। इसको बेकिंग सोडा भी नाम है। तो 8वां नंबर का हो जाएगा NaHCO3। क्या हो जाएगा, NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं इसको। 8वें का आपका बी नंबर हो जाएगा। ब्यूटेनॉन 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह होता है, तो सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C और यहाँ डबल बॉन्ड O, यानी कीटोन समूह को ही ब्यूटेनॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन समूह को ब्यूटेनॉन। तो 9 का आपका हो जाएगा बी नंबर। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। तो आपका 10वां का हो जाएगा, कौन सी करती है, हाइड्रोजन। कौन सी करेगी, हाइड्रोजन। तो 10वां का आपका हो जाएगा सी नंबर। 10वां क्या हो जाएगा आपका। 11 नंबर सवाल क्वेश्चन कह रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। कितना होता है, 7। 7 के ऊपर जाएंगे तो क्षारीय हो जाएगा पीएच स्केल में, और 7 के नीचे जाएंगे तो अम्लीय हो जाएगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान आपका कितना हो जाएगा, 7। अमलगम होता है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमलगम होता है। अमलगम एक मिश्र धातु होती है, मैं पिछले वाले सेट में करा चुका हूँ। मिश्र धातु किसकी, पारा से मिल जाता है तो मिश्र धातु हो जाती है, उसको बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं, अमलगम। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। एल्कीन अगर कहेगा तो एल्कीन आपका हो जाएगा एथिलीन। क्या हो जाएगा, एथिलीन। तो 13 नंबर का आपका हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 का सी नंबर। वो भाग से थर्ड में आते हैं, ये आपका जीव विज्ञान का पोर्शन है। इसमें 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द्विविखंडन विधि द्वारा जनन होता है। द्विविखंडन विधि द्वारा पैरामीशियम में, अमीबिया में, यूग्लिना में, इसमें सभी में होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 14 का डी नंबर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अलिंद व निलय किस मानव के अंग के भाग है। तो अलिंद और निलय आपके हृदय के भाग है। 15 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। यानी दायालिंद, दायानिलय, बायानिलय, बायानिलय, यानी 15 का आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है। ये आपके पादप हार्मोन से तीनों, लेकिन इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो मानव द्वारा उस मानव के शरीर में उत्सर्जित होता है। तो 16 का आपका हो जाएगा सी नंबर, इंसुलिन हो जाएगा। तो इसमें 17 नंबर कह रहा है, पुष्प के जनन अंग हैं। पुष्प के जनन अंग हैं, 17 का हो जाएगा आपका सी नंबर। पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के क्या है, जनन अंग है विद्यार्थियों। 18 नंबर कह रहा है, मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था। तो 18 का किताब बुक में पढ़ा होगा आपने। 18 का सी हो जाएगा, बीना विश्वविद्यालय, जो 18 का क्या है, सी नंबर। 19 नंबर का आपका कह रहा है, मेंडल के अनुसार निम्न में युग में से कौन प्रभावी लक्षण है। मेंडल ने लिया था, मटर के पौधे का लिया था, उसमें क्या है, बी नंबर हो जाएगा आपका। 19 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। लंबा तना व गोल बीज, यानी ये वाला बीज गोल बीज और लंबा तना का प्रभावी लक्षण देखेगा आपका। आपका सवाल जो है, प्रश्न संख्या आपका 20 आ रहा है। 20 जो है कह रहा है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर ट्रैफिक लेवल बनाए जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पे आपके उत्पादक आते हैं। क्या आते हैं, उत्पादक। जो 20 का आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। आपका क्या हो जाएगा, 20 का ए नंबर। अब देखते हैं खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, भाग फर्स्ट। पहले का पहला कह रहा है, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। तो आसमान में तारे आप लोगों ने देखा होगा टिमटिमाते हैं, प्रतीक में कभी बुझेगा कभी चलेगा, इस तरीके से। तो इसको देखते हैं, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते, समझाना है इसको। कह रहा है, तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि उनका प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल की अलग अलग घनत्व और तापमान वाली परतों से होकर गुजरता है। इसका कहने का मतलब ये है कि तारे जब टिमटिमाते हैं तो जब पृथ्वी की जो वायुमंडल है, वायुमंडल जो होता है, इन्वायरमेंट जो हमारा है, पर्यावरण, वायुमंडल की अलग अलग घनत्व, मतलब घनत्व सबका अलग होगा, कभी ज़्यादा कभी कम, और तापमान वाली परतों से होकर, कहीं ज़्यादा तापमान रहेगा परतों में, किसी में कम रहेगा, से होकर गुजरता है। तो वह मुड़ता या अपवर्तित होता है। मुड़ता यानी जो इन्वायरमेंट में जो हमारे धूल के कण एक दूसरे से टकराते रहते हैं, इसी कारण क्या होता है, अपवर्तित और मुड़ता रहता है। तारों से आने वाली रोशनी के रास्ते को लगातार थोड़ा बदल देती है। तारों से जैसे रोशनी आती, प्रकाश आता है, तो इसको क्या करता है, रास्ते को लगातार थोड़ा बदल देती है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं।
इसका मतलब यही निकला कि जो तारे टिमटिमा रहे हैं तो आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, एक दूसरे से लगातार मार्ग बदलती रहती है, जिसके कारण हमें तारे जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पहले का दूसरा रोमनक वाला कह रहा है अपवर्तन के नियम लिखिए। तो अपवर्तन के नियम देख लेते हैं। यहाँ पे अपवर्तन के नियम है इस तरीके का, ये आपका विलंब बना है, यहाँ पे जो है आपका ये है अभिलंब, ये आपका पृष्ठतल है, ये पृष्ठतल है। यहाँ से जब प्रकाश किरण गुजरती है कहाँ पे, यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ पे है हमारा क्या, विरल माध्यम है, और इस साइड क्या है, सघन माध्यम। अगर सघन माध्यम से, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम की ओर प्रकाश किरण जाएगी तो अवलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो ये होता है हमारा क्या, ये होता है आपतन कोण। आपतन कोण को आई बोलते हैं और परावर्तन कोण को आप क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो इसी प्रकार ये आपका ये भी ये विरल से सघन माध्यम की ओर जा रही प्रकाश किरण, या सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है प्रकाश किरण तो यहाँ से क्या हो रहा है, अवलंब से दूर हट रही है। तो इसमें लिखा हुआ है इस तरीके लिखें, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब अपने मार्ग से गमन करती है तो विचलित हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको अपवर्तन बोलेंगे। कुछ अपवर्तन के नियम है हमारे। अपवर्तन के दो नियम है, अपवर्तन के दो नियम है। आपतित किरण, पर अपवर्तित किरण तथा विलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। और अपवर्तन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या होता है, नेतांक होता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। इसे क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन के कुछ उदाहरण है। अपवर्तन के आपको उदाहरण कभी कभी पूछ लेता है। तो जल में डूबी हुई सीधी छड़ का मुड़ी हुई दिखाई देना। जब जल में डूबी हुई जो छड़ होती है वो सीधी न दिखाई होके कैसे दिखती है, मुड़ी हुई। पानी में पड़ा सिक्का सतह से ऊंचा दिखाई देता है। जैसे पानी में सिक्का पड़ा हुआ तो हल्का सा क्या ऊंचा उठा हुआ दिखाई देगा। तारों का टिमटिमाना भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला कह रहा है आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य, इसको देखेंगे। आँख की जो समंजन क्षमता है, इसमें आँख की समंजन क्षमता के लिए आँख से बहुत पास तथा दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए आँख द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके की क्षमता को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि आँख से बहुत पास हो या फिर दूर स्थित वस्तु हो, अगर उसको क्या करता है, रेटिना पर अगर स्पष्ट प्रतिबिंब बना रहा है कहाँ से, नेत्र लेंस से होकर फोकस दूरी को समायोजित करके, यानी फोकस दूरी को पूरी समायोजित करके, और अगर कर क्या आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। अच्छा, पास की वस्तु हो चाहे दूर की वस्तु है, अगर उसको क्या करता है, स्पष्ट रूप से अगर नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है तो उसको बोलते हैं आँख की समंजन क्षमता। इसको रेटिना को दृष्टिपटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। उत्तल लेंस कह रहा है, इसकी क्षमता निकालनी है। कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो आप f बराबर कितना लिखेंगे, f बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी है। अब इसके बाद उत्तल लेंस की क्षमता यानी p निकालना है। p को बोलते हैं क्षमता, पावर, इसको फोकस दूरी बोलते हैं। तो सबसे पहले p और f में संबंध होता है, p बराबर होता है 1/f, p बराबर 1/f। ये f का हमेशा रहता है मीटर में, किस में रहेगा, मीटर में। तो p बराबर आपका हो जाएगा 1/f का मान कितना है आपका 50। ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का ऊपर गुणा कर देंगे, 50 से करना 50, 50 दूना 100, कितना हो जाएगा आपका 50 दूना 100। तो p बराबर हो जाएगा आपका 2 डायोप्टर। क्या हो जाएगा, p बराबर 2 डायोप्टर। तो इसको बोल देंगे क्षमता लेंस की क्षमता p बराबर कितना हो जाएगा, 2 डायोप्टर। प्रश्न संख्या तीसरे का पहला कह रहा है ओम का नियम क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट रूप से समझाइए। तो ओम का नियम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है ओम का नियम क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट रूप से समझाना है। कह रहा है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, चालक का मतलब होता है जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, उसको चालक बोलते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप, दाब आदि
मतलब इसके कहने का मतलब यही है कि लंबाई, ताप, दाब आदि चालक की जो होती हैं अपवर्तित रहें तो, अपवर्तित रहे यानी इसका परिवर्तन कुछ ना हो, अपवर्तित रहें तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, मतलब चालक के सिरों के बीच जो किनारा होता है, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या है, V है, प्रवाहित धारा I हो तो V समानुपाती I, ये समानुपाती का सिंबल है। जब समानुपाती आपका हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V बराबर IR, समानुपाती हटेगा तो क्या आ जाएगा, कैपिटल R। यहाँ R चालक का प्रतिरोध है, यहाँ R चालक का प्रतिरोध है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के हिसाब से हम इतना बहुत लिख दिया। प्रश्न संख्या तीसरे का दूसरा कह रहा है विद्युतीय प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, सूत्र सहित समझाइए। इसका सूत्र सहित समझाना है, ये आप इस तरीके से बना लेना है। ये आपके किस क्रम में जुड़े हैं, प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में। इसको, ये हमारा सेल है, ये क्या है, सेल मान सकते हैं, फिर बैटरी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, कुंजी है आपकी, ये कुंजी है। ये इस तरीके परिपथ बना लेना है। यहाँ पे देखो R1 R2 R3, यहाँ से धारा आई जाएगी तो आई यहाँ पे चारों तरफ डिवाइड होगी इसमें आई, और यहाँ पे V1 और V2 और V3। यहाँ पे धारा क्या, धारा समान है और वोल्टेज जो है भिन्न भिन्न है। यहाँ वोल्टेज क्या है, भिन्न भिन्न, V1 V2 V3। धारा क्या है, I, यानी धारा यहाँ पे तीनों प्रतिरोधों में समान है, वोल्टेज क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इसकी क्रिया विधि आपको लिख लेना है, क्रिया विधि की। यहाँ पे वोल्टेज भिन्न भिन्न रहता है और धारा यहाँ पे समान रहती है, इस तरीके लिख देना है। अब कह रहा है परपथ में कुल वोल्टेज, अगर परपथ में, पूरे परपथ में अगर वोल्टेज, कुल वोल्टेज निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि प्रतिरोध कितने जोड़े हैं, 3 तो 1 2 3। इसी प्रकार V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया, 1। अब ओम के नियमानुसार लगा देंगे, अब पूरे परपथ के लगाएंगे, इसे पूरा परपथ है तो V बराबर क्या होता है, IR, ओम के नियम से। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। परिपथ R1 में वोल्टेज इस R1 पे निकालेंगे तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा IR1, क्योंकि I इसलिए माना क्योंकि सभी में I क्या समान है, IR1। प्रतिरोध अलग अलग है, R1 है। इसी प्रकार परपथ में R2 हुआ, R2 के कारण क्या, वोल्टेज, तो V2 बराबर हो जाएगा आपका, V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2। इसी प्रकार ले लेंगे सब, समीकरण नंबर 3 V3 का ले लेंगे इसी प्रकार, तो V3 बराबर IR3। अब देखो V1 V2 V3 और V का मान हमें क्या कहाँ रखना, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। सबका मान पता है हमें, क्योंकि इतना तो यहाँ पे रख देंगे, इनमें इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाएगा। तो इसको रख देते समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में 2 3 व 4 का मान रखने पर, तो ये समीकरण हमारा एक दिया था, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ V का मान हमारा था कितना, IR, तो यहाँ पे IR रख दिया। V1 का मान IR1, V2 का मान IR2, V3 का मान IR3। यहाँ पे आपका I कॉमन है तो I कॉमन ले लिया, I से I वाली क्या होगा, ये दोनों काट दिया, तो R बराबर यहाँ बचेगा R1 R2 और R3। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हमारा क्या है, यही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का पहला कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, समझाइए। जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, इसको हमें क्या करना है, समझाना है। तो ये फ्लेमिंग का आपका बाएं हाथ का नियम है। इसमें कह रहा है यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, यानी आपकी अपना खुद का हाथ कर सकते हो, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियां, उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, यानी तीनों परस्पर क्या हों, एक दूसरे के 90 डिग्री पर हों। अंगूठे के पास वाली अंगुली तर्जनी जिसे कहते हैं, तर्जनी क्या कहते हैं, तर्जनी। तर्जनी का मतलब होता है आपका ये वाली उंगली की बात कर रहा है, जैसे 5 है तो 5 उंगली है तो आपकी इस उंगली की बात कर रहा है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा तथा दूसरी अंगुली मध्यमा धारा I की दिशा तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को बताएगा।
मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जो बीच वाली उंगली है उसको मध्यमा उंगली बोलते हैं। ये धारा आई की दिशा बताता है, अंगूठा हमारा क्या बताता है, एफ की दिशा। ये एफ जो बल होता है, चालक पर लगने वाला बल होता है, इसको बोलते हैं एफ, जिसको बोलते हैं एफ की दिशा बताएगा। ये आपका किसका नियम था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था। हाथ कुछ इस प्रकार बना हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ये अंगूठा है, अंगूठा, इसको सभी लोग आप जानते हैं। ये बल का ये बल दर्शा चालक पर लगने वाला बल जो एफ बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ये आपकी तर्जनी उंगली है, ये आपकी तर्जनी जो चुंबकीय क्षेत्र बी को प्रदर्शित करती है। ये आपकी मध्यमा उंगली है जो विद्युत धारा को, यहाँ पे 90 डिग्री का इधर ही बन रहा है कोण, आप देखिए, और 90 डिग्री इधर ही बन रहा है। ये एक दूसरे क्या है, लंबवत है, आपस में क्या है, लंबवत है। इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसी को बोलेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जो भी मैंने बताया 90 डिग्री पर एक दूसरे से कोण बनाती हैं। प्रश्न संख्या चौथे का दूसरा कह रहा है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम क्या है, समझाइए। दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ का नियम देख लेते हैं। मैक्सवेल का जो दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ का नियम है, वो कह रहा है यहाँ पे सीधे धारा वायु चालक पर उत्पन्न क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम उपयोग किया जाता है। तो मैक्सवेल की बात कर रहा है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ से विद्युत धारा ले जाने वाले तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां तार पर लिपटी हों, अंगुलियां तार पर लिपटी हो तथा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। इसमें कह रहा, देखिए ये आपका यानी क्या है, ये आपका यानी दक्षिण हस्त जो है यानी दाहिना हाथ है। कौन सा हाथ है, दाहिना हाथ है। ये जो आपका ये उंगली जो बनी हुई है, ये आपकी यानी किसकी है, ये आपकी विद्युत धारा जो है ऊपर की ओर जा रहा है आपका ये अंगूठा, और ये क्या है, ये आपकी चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। जो ये आपकी उंगली इधर वाली, ये जो आपकी दिख रही उंगली, ये आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। और ये आपका जो अंगूठा है, ये आपका वैद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। इसी को बोलते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम। प्रश्न संख्या चौथे का तीसरा आपका कह रहा है, 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। क्या करना है, प्रवाहित धारा की गणना करना है। 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रतिरोध, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे उत्तर डालेंगे कि यहाँ पे कह रहा है 2 ओम प्रतिरोध, तो आर बराबर आपका कितना दिया है, 2 ओम, आर बराबर 2 ओम। फिर इसके बाद प्रतिरोध से प्रति सेकंड कह रहा है, तो टी बराबर हो जाएगा 1 सेकंड, क्योंकि प्रति सेकंड कह रहा है। 100 जूल ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब होता है एच बराबर आपका दिया है 100 जूल, कितना दिया है, 100 जूल। अब इसके बाद कह रहा है प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, यानी आई का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो सूत्र बताया था मैंने, ऊष्मा एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो एच का मान आपका दिया है 100 जूल, तो यहाँ पे 100 रख दीजिए, और यहाँ पे आई स्क्वायर का मान निकालना है, तो आई का मान निकाल लेंगे यहाँ से। आर का मान आपका दिया है 2 ओम, कितना दिया है, 2 ओम, ये दिया है आर बराबर 2 ओम, टी बराबर 1 सेकेंड। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा आपका आई स्क्वायर गुणे 2 से इसको काट देंगे, तो हमारा आ जाएगा आई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 50। तो इसको क्या करेंगे, जब आई स्क्वायर हटाएंगे तो आई बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 50। तो इसको जब निकाल तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 25 गुणे 2। तो जब 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना बाहर निकलेगा, हमारा निकल आएगा 5 अंडर रूट 2। अब विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है आपका, विद्युत धारा का मात्रा होता है एम्पियर, AMP लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे का अथवा करेंगे। इसमें कह रहा है आपका पहला नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये जो हमारा प्रश्न संख्या है, ये देखेंगे चौथे का अथवा का पहला। इसमें कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको पढ़ेंगे।
कह रहा जब एक छोटी कंपास सुई को छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कंपास सुई आप लोगों ने देखा होगा, अब तो मोबाइलों में आने लगी ना, पहले उस तरीके आती थी। रखा जाता है तो सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। जैसे जैसे सुई को क्षेत्र में चलाते हैं, सुई के ठहरने की दिशा निरंतर बढ़ती रहती है। यानी सुई की तो दिशा कंपास वाली होती है तो उत्तर और दक्षिण होती है, लेकिन जैसे जैसे उस सुई को चलाते हैं कंपास सुई को, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है किसका, चुंबकीय बल रेखाओं का, तो वो घटता और बढ़ता रहता है। इस प्रकार कंपास सुई के चलने का मार्ग वक्र होता है, कर्व की तरीके होता है। किसकी तरीके, कर्व की तरीके होता है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में काल्पनिक होती हैं, मतलब ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं और क्या होती है, काल्पनिक होती है। अब चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पढ़ लेते हैं, इसी को कारक बोल देते हैं। जैसे इसमें चुंबकीय बल रेखाओं के गुण है, पहला नंबर, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में समाप्त हो जाती हैं। मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलती है और कहाँ पे, दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त हो जाती है। चुंबक जो होता है एन होता है और एस होता है, क्या होता है, एन एस। तो एन से निकलती हैं और इसमें समाप्त होती है, एन से निकलती हैं और एस में समाप्त हो जाती है। दूसरा नंबर कह रहा है दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी। अगर काटती है तो दो स्पर्श रेखाएं क्या की जा सकती है, खींची जा सकती है। तीसरा नंबर कह रहा है चुंबक के ध्रुव के समीप जहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, भाई किनारों पे चुंबकीय जो चुंबक के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है, वहां पर बल रेखाएं पास पास होती हैं और जितना दूर होता जाएगा बल रेखाएं उतनी दूर होती जाएंगी। ये हमारे क्या है, कारक है। चौथा नंबर कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा बराबर दूरियों पर होती हैं, यानी एक दूसरे से समदूरस्थ होती हैं। अगर क्या हो, समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हो तो वहाँ पे बल रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे से समदूरस्थ हो जाएंगी। प्रश्न संख्या चौथे का अथवा का दूसरा नंबर कह रहा समान घरेलू विद्युत परपथ का एक व्यवस्था आरेख बनाइए। आरेख खींचना है, जो किस प्रकार खींचेंगे आरेख। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, वायरिंग प्रदर्शित करते हैं घरेलू में, वाट घंटा मीटर यहाँ पे लगा होता है आपका, वाट घंटा मीटर यहाँ से क्या होता है, इसको बोलते हैं विद्युत यूनिट नापने वाला एक विद्युत मीटर होता है। यहाँ से विद्युत नापी जाती है। यहाँ से एल फेज तार होता है, एक एन उदासीन तार होता है। यहाँ से मुख्य स्विच दो ठो गए हैं, मुख्य स्विच यहाँ से मेन लाइन है जो एल लाइन है और एन लाइन है, यहाँ से जाएगा। यहाँ से हमारा जो है ये घर का अन्य कमरों का है, यहाँ टीवी लगा है, प्लग लगे हैं, पंखे लगे हैं, इस प्रकार से बराबर ये कमरे का पूरा वायरिंग आपका दिखाया गया है। यही हमें क्या करना है, इसको खींचना है। आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिए। अन्य कमरों में जो है जितने भी दूसरे भी कमरों में लगे इसी तरीके लगेंगे, पंखा वगैरह है, ये परपथ लगे हुए हैं, प्लग लगे हुए हैं, टीवी लगी हुई है। ये जब भी फेज इनको जोड़ दिया जाएगा तो हमारी लाइन चालू हो जाएगी। इसमें कह रहा है मेन लाइन तार, मेन लाइन तार क्या है, बिजली घर से घर तक दो तार एल तथा एन खींचे गए हैं। एल एन आपको दिख रहा है, एल एन। एल तार को फेज तार या जीवित तार कहते हैं। फेज तार आपने देखा होगा, गाँव में सुना भी होगा। इसका रंग लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। एन तार तो उदासीन तार कहते हैं। ये आपको उदासीन तार है, एन तार कौन सा तार है, उदासीन तार। इसका रंग हरा होता है। तीसरा तार भू संपर्क तार होता है। इसका आवरण कैसा होता है, काले रंग का होता है। किसका, काला रंग का, यानी उसके प्लास्टिक जो रबड़ चढ़ा होता है तार पे, वायर पे, वो किस कलर का होता है, रंग जो है काला कलर का होता है। तीसरा जो भू संपर्क तार होता है